Very good morning students. I hope you all are happy and safe at your home. So today we will do some conceptual questions of physics chapter 1 that I had given you homework. You can also check your answers. Okay, so let's start from first question. When does an electric dipole comes in stable condition when placed in uniform electric field? जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्टेबल कंडीशन में कब आता है। अगर आपने थियरी अच्छे से समझी होगी तो आपको ये क्वेश्चंस इजीली आ रहे होंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? यूजिंग पैरेलल लाइंस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे है। तो ये तो हो गई हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल को हम प्लेस करेंगे। डाइपोल को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे, ये स्टेबल कंडीशन में कब आएगा? जब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एंड वेक्टर ई दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? आर पैरेलल। P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। P और E क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तब जो है डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ओके, अब आप सबको पता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट का, ये हमारा डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। इट इज़ अ पेयर ऑफ चार्जेस of same magnitude but of opposite nature separated by a small distance। अब ये डाइपोल बना दिया। अब डाइपोल की डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम? P से। और उसका डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। एरो शो किया है मैंने माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो देखो, देख सकते हैं आप कि वेक्टर P का डायरेक्शन और वेक्टर E का डायरेक्शन सेम है और वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन, और थीटा क्या होगा तब? 0 होगा। तो हम देख सकते हैं तो टॉर्क कितना एक्ट होगा? टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट होता है। ठीक है, हम थियरी में पढ़ चुके हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? PE साइन थीटा। तो थीटा अगर 0 है तो टाउ क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो टाउ हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हमारा जो डाइपोल है वो क्या होगा? स्टेबल होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट ये कंडीशन भी होनी चाहिए, P और E पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि टाउ जो 0 है तो थीटा इक्वल टू 0 पे भी 0 होता है और 180 डिग्री पे भी 0 होता है। पर 180 डिग्री पे कौन सी कंडीशन होगी? आप देख सकते हैं 180 डिग्री पे प्लस क्यू यहाँ होगा और माइनस क्यू यहाँ होगा। तो ये बनेगी हमारी 180 डिग्री। ओके, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? माइनस क्यू से P की तरफ जाता है और P का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? एंटी पैरेलल। क्या होगा? एंटी पैरेलल। तो इस टाइम जो है वो डाइपोल स्टेबल कंडीशन में नहीं होगा, चाहे टाउ की वैल्यू 0 ही क्यों ना हो, क्योंकि थीटा अगर 0 होता है तभी भी टाउ की वैल्यू 0 होती है। थीटा अगर 180 डिग्री होता है तभी भी टाउ की वैल्यू 0 होती है। बट एक कंडीशन में ही, जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तब P और E जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो इसी कंडीशन पे जो डाइपोल है वो क्या होगा? स्टेबल होगा। सो प्लीज़ सिर्फ अकेली ये कंडीशन काफ़ी नहीं है, ये दोनों कंडीशन मिलके हम कह सकते हैं कि जो डाइपोल है वो क्या है? स्टेबल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now we move towards the second question. When does an electric dipole comes in unstable condition when placed in uniform electric field? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो अनस्टेबल कंडीशन में कब आता है? तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था स्टेबल कंडीशन, अब यहाँ पे है अनस्टेबल कंडीशन। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल एंटी पैरेलल रखा गया है, वेक्टर P एंड वेक्टर E जब क्या है? एंटी पैरेलल। ठीक है,
तब जो होगी डाइपोल की कंडीशन अनस्टेबल होगी, यानी प्लस क्यू होगा यहाँ, माइनस क्यू होगा यहाँ और प्लस क्यू होगा यहाँ, क्योंकि वेक्टर P का डायरेक्शन क्या होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वेक्टर P और वेक्टर E क्या है, एंटी पैरेलल, क्या है, एंटी पैरेलल। तो वेक्टर P एंड वेक्टर E एंटी पैरेलल, तो इस टाइम थीटा क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि हमेशा हम थीटा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस क्यू से। तो ये थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री हो जाएगा, और टाउ की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, PE साइन 180 डिग्री, डेट इज़ टाउ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगी, तब डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनस्टेबल कंडीशन पे होगा। कौन सी दो कंडीशन, P एंड E, वेक्टर P एंड वेक्टर E आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ओके फाइन। तो आई होप आपको स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। आप ये नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन, what is the resultant force on an electric dipole placed in uniform electric field? अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। ओके, लेट्स चेक। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, किस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम यूँ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ओके, आप थियोरी में पढ़ चुके हैं। ये डाइपोल हो गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ओके, अगर आपने इसकी थियोरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी थियोरी की लिंक दे दी है, तो आप वहाँ क्लिक करके इसकी थियोरी पढ़ सकते हैं। ओके, सो अब क्या पूछा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि माइनस क्यू को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो F लगेगा माइनस क्यू ई। कितना लगेगा, माइनस क्यू ई। ओके, वेक्टर F, और प्लस क्यू को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। माइनस क्यू पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्लस क्यू पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ओके, तो वो क्या होगा, F इक्वल टू प्लस क्यू ई। ओके, तो हम नेट फोर्स निकालते हैं F माइनस क्यू पे और F प्लस क्यू पे। ओके, तो F माइनस क्यू प्लस F प्लस क्यू इक्वल टू F माइनस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू ई, और F प्लस पे प्लस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू ई। तो आंसर आ गया 0। तो ऑलवेज when we put electric dipole in uniform electric field, its resultant force will be 0. Only torque will act on it. रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 होगा अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। क्यों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, क्योंकि यहाँ पे भी E की वैल्यू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E की वैल्यू हर जगह क्या होती है, सेम होती है, चाहे इधर हो चाहे इधर, इधर इधर, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और क्यू, डाइपोल की क्यू का मैग्नीट्यूड तो सेम होता ही है, तो माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि ई की वैल्यू हमेशा सेम होती है। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। ओके, सो वी विल मूव टूवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल गो फॉर फोर्थ क्वेश्चन। When an electric dipole is placed in a uniform electric field, then
जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ओनली टॉर्क एक्ट्स, सिर्फ टॉर्क उसके ऊपर एक्ट होता है, ओनली फोर्स एक्ट, सिर्फ फोर्स एक्ट होता है, बोथ फोर्स एंड टॉर्क एक्ट, फोर्स और टॉर्क दोनों लगता है, नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क एक्ट्स, या तो न तो फोर्स न टॉर्क एक्ट होता है। तो आप सोचें क्या है ये, मैंने अभी आपको प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में भी हिंट दी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई की वैल्यू हमेशा सेम होती है। अब हम देखते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी को क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। जैसे ये है, सपोज़ ये डाइपोल है, ओके। अगर ये डाइपोल है, अब इधर से फोर्स लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में और इधर से फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ओके। तो ये फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी क्या हो रही है, इधर से मैं फोर्स लगा रही हूँ, एक माइनस क्यू पे इधर फोर्स और प्लस क्यू पे इधर फोर्स, तो ये बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों साइड जो फोर्स है वो क्या है, सेम है, और दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ट्रांसलेशन मोशन इसे बोलते हैं, लीनियर मोशन को ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। तो नेट फोर्स 0 होने की वजह से ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं है, ठीक है। सिर्फ फोर्स है माइनस क्यू पे और प्लस क्यू पे, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, ठीक है। यानी ये अगर माइनस क्यू पे फोर्स इधर लग रहा है और प्लस क्यू पे इधर लग रहा है तो ये स्टेबल कंडीशन हो जाएगी, तब ना तो टॉर्क लगेगा ना फोर्स लगेगा। पर जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को रखते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, अगर इधर है तो माइनस क्यू पे लग रहा है और प्लस क्यू पे लग रहा है, तो बॉडी क्या होगी, गोल घूमेगी। गोल घूमे के मतलब उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जो फोर्स उसको गोल घुमा रहा है उस फोर्स को हम क्या नेम से जानते हैं, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या है, रोटेशनल फोर्स, ठीक है, जो ऐसा फोर्स जो बॉडी को रोटेट करता है, डेट इज टॉर्क, ठीक है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इस पे जो है ये ई है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर माइनस क्यू, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर एफ प्लस। तो दोनों का जो फोर्स है डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर। तो क्या करेगी बॉडी, क्या होगी, डाइपोल क्या होगा, रोटेट होगा, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। तो जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नेट फोर्स 0 होता है और सिर्फ टॉर्क उस पर एक्ट होता है। तो हमारा आंसर होगा ए, ओके, सिंपल। और स्टेबल कंडीशन की बात करेंगे तो स्टेबल कंडीशन में लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो सेम होगा, तो न तो फोर्स लगेगा और न टॉर्क लगेगा, टाउ भी 0 होगा और फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि स्टेबल कंडीशन में थीटा क्या होगा, 0 होगा, थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो टाउ पी ई साइन 0 इक्वल टू 0, तो एफ भी 0 होगा और टाउ भी 0 होगा। कौन सी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में, ठीक है। अभी हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, सिर्फ इतना कहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को पुटअप करते हैं तो क्या एक्ट होता है, ठीक है। तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, नेट फोर्स 0 होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ 5th क्वेश्चन, फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field, the angle between vector P and vector E should be। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो कौन सी कंडीशन पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, वेक्टर P और वेक्टर E का जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, जब डाइपोल जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इस तरीके से 90 डिग्री बनेगा, तब जो है टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क की इक्वेशन क्या है, पी ई साइन थीटा। थीटा साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 90 के लिए, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाउ की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, तब हमारा आंसर आएगा PE, क्योंकि साइन 90 डिग्री होता है 1, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, साइन थीटा 1 होगा,
मैक्सिमम डेट इज़ 1, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर PE। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा PE। ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है टॉर्क की। ओके, तो हम कह सकते हैं जब डाइपोल कौन सी कंडीशन में है, परपेंडिकुलर, जब थीटा क्या है P और E के बीच में जो थीटा है, ठीक है, ये -q से +q, P और E के बीच में जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तब डाइपोल जो है, ओके, डाइपोल पे सबसे मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा। ओके, आई होप आपको 5th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करते हैं, +q -q। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। +q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, आउटवर्ड जाती है, -q के लिए इनवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। +q से बाहर निकल रही है, -q के अंदर जा रही है। ओके, ओके, नाउ ये अंदर आ रही है, +q से हम और भी कर सकते हैं, बाहर जा रही है। ओके, इधर अंदर आ रही है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल हम ड्रॉ कर सकते हैं। +q से बाहर निकलेगी, -q की तरफ जाएगी। ओके, ये है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, आई होप आपको समझ में आया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज जो होता है, जो सबसे छोटा चार्ज नेचर में फाउंड है। तो सबसे छोटा चार्ज जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, वो क्या फाउंड है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो इट इज़ द फंडामेंटल चार्ज। इसको हम 1 क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज भी कहते हैं। एक क्वांटम वैल्यू, 1 क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज, या हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। ओके, तो नेचर में सबसे छोटा जो चार्ज फाउंड होता है वो ये है, उसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा? परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन मतलब MLTA। तो ये जो होगा वो कितना होगा? ओके, सो लेट्स चेक। हमें पता है डायमेंशन कौन सी इक्वेशन में आता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये इक्वेशन यूज़ करके हम ε0 का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ε0 को सब्जेक्ट बनाएंगे, ε0 ऊपर जाएगा। 4π जो है उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, वो एक कांस्टेंट है। तो ε0 ऊपर, f नीचे, तो Q1 Q2/f r²। Q1 Q2 डैट इज़ कूलम स्क्वायर, ओके, f डैट इज़ न्यूटन, r² डैट इज़ मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो कूलम स्क्वायर, f न्यूटन, न्यूटन r डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर को हम डायमेंशन में क्या यूज़ करते हैं? Q = IT, Q = IT, I करंट, T टाइम, डैट इज़ कूलम = AT। ओके, तो A² T²। न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg डैट इज़ m1 मीटर L1 पर सेकेंड स्क्वायर -2। ओके, और r² डैट इज़ मीटर स्क्वायर मतलब L2। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। m1 कितना है? 1 है। कहाँ है? नीचे। ऊपर लेके जाएंगे तो -1। L1 कितने हैं? 1 और 2, तो 2 + 1 3। ऊपर लेके जाएंगे तो -3। T -2 नीचे है, +2 ऊपर, -2 को ऊपर लेके जाएंगे +2, तो 2 + 2 4। A कितना है? 2, और नीचे है नहीं, तो A 2। तो ये आपका है आंसर, और ये है सॉल्व करने के लिए रफ में तरीका।
ओके, तो ये हमको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हमको क्रैम्प करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, किस तरीके से हमें निकालना है डायमेंशन वो हमें पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो सबने पढ़ा है आप लोगों ने, पर कूलम्स लॉ की भी कोई लिमिटेशंस है वो आपको पता है? ठीक है, वो उसके डेफिनेशन में ही हमने पढ़ी थी एक लिमिटेशन, तो कूलम्स लॉ। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, स्मॉल चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या है? चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। ओके, और सेकेंड लिमिटेशन क्या थी? डेफिनेशन के अंदर ही है सेकेंड लिमिटेशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the distance between them at rest position। चार्जेस कैसे होने चाहिए? रेस्ट पोजीशन में। दूसरी लिमिटेशन क्या है? मोशन में नहीं होने चाहिए चार्जेस। कैसे होने चाहिए? हम स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, चार्जेस होने चाहिए रेस्ट। ओके, तो ये जो दो है लिमिटेशंस है कूलम्स की, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, चार्जेस पॉइंट चार्जेस मतलब स्मॉल चार्जेस होने चाहिए जो चार्ज है, ठीक है, और दूसरा चार्ज है तो Q1 और Q2 क्या है? कूलम्स फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, तो ये जो Q1 है इसका रेडियस, और ये सपोज इसका रेडियस Q1 का सपोज रेडियस A है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, तो डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द चार्ज। Distance should be very very greater than, if the distance between the charges is very very greater than the radius of the charge, then we can call that these two charges are as point charges। okay, तो point charges समझ में आ गया क्या है? तो टू लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की, चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और चार्जेस जो है वो रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए 8th और 9th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, this is the last question 10 and 11। now electrostatic force is stronger than gravitational force, give an example। electrostatic force जो है वो gravitational force से strong है, एक ऐसा एग्जाम्पल देना है। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको इंट्रोडक्शन में ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक है, एक प्लास्टिक की स्केल है सपोज, और उसको हम सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ से हमने रब करके इस प्लास्टिक की स्केल को क्या किया? हमने चार्ज किया। अब ये क्या करेगा? क्या जादू करेगा? ये पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। तो पेपर के टुकड़े यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे सरफेस पे रखे हैं पेपर के टुकड़े। ओके, पेपर के पीसेस, तो वो किस तरीके से पेपर के पीसेस सरफेस पे हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब ये जो है ये क्या करेगा? स्केल को हम अगर पास में लेके जाएंगे तो ये पेपर के टुकड़ों को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाके इस पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इट इज़ द एग्जाम्पल दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी कैन राइट दैट इफ वी चार्ज the plastic scale by rubbing it with silk cloth, then it attract the pieces of paper against ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाके उन पेपर के पीसेस को क्या किया? अट्रैक्ट किया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। ओके, कैलकुलेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन 714। ओके, तो हमें इस नाइट्रोजन पे कितना न्यूक्लियस है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास इक्वेशन है Q इक्वल टू ZE। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो हमने अभी पढ़ी थी। तो Z कितना है हमारे पास? 7। ओके, और E की वैल्यू कितना है फंडामेंटल चार्ज की? 1.6 × 10⁻⁻⁹
19, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू होगी 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इतना चार्ज होगा इस नाइट्रोजन पे। ठीक है, इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। ओके, तो ये आपको चार्ज निकालने आ गया कोई भी एटम से। ओके, नाउ ये आपके जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर 1 के यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। और भी क्वेश्चंस है, ठीक है, बट हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ओके, फिर नाउ आप ये सब आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, जिस तरीके से आपके बोर्ड क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जाम्स में आपकी हेल्प होंगे। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। ओके, और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। जब भी हम थियरी पढ़ते हैं, ठीक है, तो थियरी पढ़ने के बाद हमें एक्सरसाइज 100% सॉल्व करनी चाहिए और हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। तो हमें पता चलता है कि हमें थियरी कितनी समझ में आई है। ठीक है, सिर्फ थियरी पढ़ने से ही हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। जब तक हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ आज ये जो है वो आपका क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आई होप। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।